नेक्स्ट दोस्तों हम जैना फिलॉसफी को देखते हैं और हम बात करेंगे आपका यहाँ पर पंच महाव्रत के बारे में। 5 ग्रेट वोस, 5 सबसे बड़ी कस्में। अगर त्रिरत्न को अटेन करना है तो वन मस्ट ऑब्जर्व, एक सच्चे जैना मंक को या नन को ये पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। 5 ग्रेट वोस ये बिल्कुल सिमिलर सा कंसेप्ट है जैसे अगर हम यहाँ पर चलें हाँ, ये वाली बात याद है श्रेया? ये जो 4 नोबल ट्रुथ होते हैं बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में, इनका जो लिंक है वो साफ साफ अष्टांगिका मार्ग से है, 8 फोल्ड पाथ से। साथ में संगम मिलाकर ही अटेन करा जा सकता है दोनों चीज़ों को। यही होता है कि नहीं होता है? देखो, जैसे बुद्धा अर्ज पीपल टू स्टडी, मेडिटेट, थिंक एंड एक्ट इन वेज जो कि उनकी मदद कर सके कि वो अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग गेन कर सके 4 नोबल ट्रुथ की। अब उसके लिए जो पाथ है वो यहीं से तो होकर गुजरती है, अष्टांगिका मार्ग से, राइट? 4 नोबल ट्रुथ की रियलाइजमेंट के लिए आपको इन 8 मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाओ। अगर त्रिरत्न को अगर आपको अटेन करना है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, इसकी रियलाइजमेंट अगर आप चाहते हो तो आपको पंच महाव्रत का पालन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या है ये पंच महाव्रत? नंबर 1 है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अमंग दीज 5 ग्रेट कस्में, नॉन वायलेंस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अच्छा श्रेया, ये जो वर्ड होता है ना कार्डिनल, निर्वैर, ये ना साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है। कार्डिनल का मतलब ये होता है जब कोई भी चीज़ सेंटर में होती है, सेंटर में होने के साथ साथ वो कोर होती है और वो आपकी लाइफ को डिटरमाइन करती है, आपकी लाइफ का बेसिस बन जाती है श्रेया। और कोई भी चीज़ जो है ना ज़िंदगी में, आप कुछ भी करोगे, यही आपके इसी कोर प्रिंसिपल से होकर वो गुजरेगी कोई भी चीज़। और इसको पता है कैसे लिखा जाता है साइकोलॉजी में? इफ़ यू आर होल्डिंग समथिंग कॉल्ड एज कार्डिनल ना इन योर लाइफ, योर होल लाइफ सीम्स टू बी मूविंग अराउंड दैट सिंगल पॉइंट। जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह स्कोर को, समझ रहे हो? और इसके एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। मदर टेरेसा का ह्यूमैनिटेरियनिज्म ट्रेड, कार्डिनल ट्रेड उनका। महात्मा गांधी का गांधीज्म, उनका कार्डिनल ट्रेड। हिटलर का नाजिज्म, उसका कार्डिनल ट्रेड। ये अच्छा हो बुरा हो डिबेट ये नहीं होती है। पूरी जिंदगी का आपका मकसद इस कोर थिंकिंग, इस कोर एस्पेक्ट से निकल होकर गुजरता है जो कि आपका बेसिस बनता है। समझ रहे हो? आप समझ गए कि अगर पूरी ज़िंदगी में पर्सन को कुछ भी करना है, आगे की कस्में जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो होकर कहाँ से गुजरेंगी? सेंट्रल पॉइंट क्या याद रखना है? नॉन वायलेंस। एंड हेंस इट इज नोन एज द सिंगल मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ जैनिज्म, राइट? नॉन वायलेंस को जैना मंक्स के और नन्स के द्वारा ऐसा ट्रीट करा जाता है श्रेया कि ये अपने आप में एक धर्म है। अहिंसा करना हमारा प्राइम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा, ये इनका एक सबसे कोर मतलब एक ऑब्जेक्टिव है।
जिसको हम लोग ये कहते हैं ना, जैसे आपने यहाँ देखा होगा मैक्सिम, है ना, एक लाइन, एक पंच लाइन, वो ये। कहाँ गए? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ऑल लिविंग बींग्स irrespective of their size, shape or different spiritual developments, they are equal. चींटी और हाथी इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू जैना फिलॉसफी। क्यों? दोनों लिविंग बींग्स हैं और दोनों की जान इंपॉर्टेंट है। शरीर से जान का लेना देना नहीं है। आप चींटी को मारे हुए, छोटी सी तो है, क्या करेगी चीखे? हाथी नहीं मरना चाहिए, लेकिन ये गलत है। किसी भी लिविंग बीइंग को कोई राइट नहीं है कि वो हार्म करे, इंजर करे या मारे दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। और स्पेशली जैना फिलॉसफी में इस बात के ऊपर भी एम्फेसाइज करा जाता है। जैसे श्रेय हम भी बोलते हैं ना, हमें बचपन से सिखाया गया, हमारे घर पर नर्चरिंग ऐसी होती है, मम्मी पापा बोलते हैं कि बेजुबान जानवरों को मत मारो, बेजुबान जीव जंतु को हत्या उनकी मत करो, उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है। हमारे यहाँ चींटियों को आटा डालना बहुत पुण्य का काम होता है ना, और मारना उतना ही बड़ा पाप माना जाता है ना हिंदू फिलॉसफी में भी। जानते हो इसलिए इस बात को? आटा डालते हुए बहुत बड़ा पुण्य होता है। उसमें चीनी पीस कर डालो या जैसे भी मर्जी डालो। कई लोग डाल जाते हैं ना पार्क में या फिर किसी भी ओपन फील्ड में, मिट्टी के पास आटा डाल डाल कर आते हैं चींटियों के खाने के लिए। जानबूझकर आप चींटियों को पैर रख रख कर मार रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप। तो जैनिज्म रिकॉग्नाइजेस 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक, देवी देवता होते हैं। यानी कि यहां से एक सिंगल डिफरेंस आपको क्या नजर आया श्रेया? क्या बुद्धिज्म के अंदर गॉड्स की एग्जिस्टेंस को माना जाता है? बोला कभी गौतम बुद्ध ने ऐसा? पढ़ा आपने कभी भी? नहीं ना। लेकिन जैनिज्म रिकॉग्नाइज करता है गॉड्स की एग्जिस्टेंस को। हाँ, सामने कर तो रहा है उसमें, सेंसेस से देखो। बिल्कुल, ये सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है दोनों स्कूल ऑफ थॉट में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है निर्भय, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नंबर 1, ह्यूमंस, मनुष्य, नंबर 2, हेल बींग्स, नरक जो होता है ना, जैसे तो नरकी बोला जाता है उनको, जो उसमें नरक में जाने वाले जो मनुष्य होते हैं, और कहते जाएंगे थ्रू देयर बैड कर्मास। 8 ये 9 ट्रुथ पढ़ाए थे ना अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर 9 ट्रुथ, उसके अंदर कर्मा के चक्र के बारे में बात हो रही थी ना। एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, त्रियंच, who are further divided on the basis of the faculty of sense into smaller subcategories like single sense bodies, ekandriya, nigod, lowest of ekandriya, having sense of only touch, who are born in clusters and whose lives last only a fraction of seconds. ऐसे जीव जंतु, एग्जाम्पल दूं मैं इसका। एकंद्रिया सिंगल सेंस बॉडी मतलब ऐसे होती है जैसे कि आप चींटी को देख लो, आप उसके आगे रास्ता अगर रख दो श्रेया, अगर आप उंगली लगा लो तो वो रास्ता मोड़ के कहीं और से निकल जाएगी, राइट। मछली, हल्की सी मूवमेंट पानी के अंदर करो वो मुड़ जाएगी। ये सिंगल सेंस बॉडीज। और ये जो निगोडास हैं, ये क्या है? कुछ जीव जंतु जो कि सिर्फ पैदा होते हैं और पैदा होने के साथ ही वो मर जाते हैं। अब ये क्या होता है?
ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाली बात तो देखो सही नहीं है। कुछ आवर्स कुछ मिनट्स तक तो जैसे रहते हैं, हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी एक मादा ने अंडे दिए, बच्चे दिए और इतने सारे बच्चे दिए कि कुछ सर्वाइव नहीं कर सके, वो मर गए। लेकिन निगोडा फिर भी यहाँ पर क्या है, दे आर बॉर्न इन क्लस्टर्स एंड हुज लाइफ्स लास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दे आर हैविंग अ सेंस ऑफ टच ओनली, कि बस आप उनको छूओगे और वो मर जाएंगे। अब ये केस कहाँ पर वैलिड जैसे ये बैठता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ ऐसा नहीं, कुछ मिनट्स कुछ घंटों तक तो जिएंगे। श्रेया, दिवाली के आसपास आपने देखा होगा लाइट वाले छोटे छोटे कीड़े आते हैं, मच्छर जैसे, है ना, बहुत ज़्यादा बिछ जाते हैं बाहर। जब सर्दी आना शुरू होती हैं तो पूरी लाइट पर अगर आप बालकनी में लाइट चला तो पूरे वो बिछे रहते हैं पूरे के पूरे, और सुबह अगर आप जाओगे ना तो वो नीचे मरे पड़े होंगे, जैसे जीरे जैसे होते हैं वो छोटे छोटे मच्छर टाइप होते ना कुछ ऐसे कीड़े जिनको लाइट बहुत पसंद होती है। वो अभी जैसे मौसम देखना अभी चेंज होगा तो वो आने लग जाएंगे, है ना। उड़ने वाले पतंगे भी होते हैं जैसे, छोटे छोटे जीरे वाले कीड़े होते हैं, कुछ मच्छर जैसे होते हैं, है ना निर्भय। वो रात को पूरे बिछे रहेंगे और सुबह पूरे मरे रहेंगे बालकनी में या फिर जहाँ पर भी लाइट लगी हुई है ना। हम लोग अपने जैसे रूम की लाइट बंद करके बाहर की लाइट जलाते थे कि वो बाहर की तरफ ही रहे, है ना। वो होते हैं निगोड़ा। ठीक है, जो ले पर्सन है, आम आदमी है, जर्नलिटी मतलब ले पर्सन, दे फॉलो द जर्नलिटी हु आर फॉलोइंग जैनिज्म इज सपोज टू अवॉइड हार्मिंग बीन्स with 2 or more senses। अब ये कैसे, मैं 2 या 2 से सेंसेस से ज़्यादा कैसे मतलब किसी भी एक लिविंग क्रीचर को मार सकता हूँ। स्किन का सहारा लेकर तो देखो हर किसी को मारा जा सकता है। कैसे, मैंने पटक पटक कर या किसी के ऊपर अंगूठा रखकर या पैर रखकर किसी जीव जंतु की जान ले ली। लेकिन ये वाली बात तो आपको समझ में आती है कि जैसे आपने चींटी को मार दिया, आपने मक्खी को मार दिया, मच्छर को मार दिया, तो ये तो आपने क्या करा, अपने हाथ का यूज़ करा, एक हाथ से मसल दिया या फिर ताली मारकर ऐसे मच्छर को मार दिया। लेकिन 2 सेंसेस क्या याद है, ये मास्क लगाते हैं अपने मुंह पर, है ना, जोर की नहीं बोलना है। इससे जो आसपास जलवायु के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मर सकते हैं, है ना। कदम भी आराम आराम से रखकर चलने हैं, जोर जोर की नहीं बोलना है, तालियां नहीं बजानी है, उछल कूद ज़्यादा नहीं करनी है। अब समझ में आया और सेंसेस की कैसे बात हो रही है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, टंग आपका एक सेंस ऑर्गन है, खाना जोर जोर की मत खाओ और मुंह बंद कर कर खाओ, क्योंकि आपके मुंह में खाना खाते हुए अकॉर्डिंग टू जैना फिलॉसफी अगर कीटाणु जाएंगे तो आप उनको भी फिर मार रहे हो। सांसें जोर जोर की मत लो, इनहेल एक्सेल करते हुए भी आप बड़े सारे जीव जंतुओं की जान ले लोगे। आराम आराम से बोलो, धीरे बोलो। जोर की बोलने से आपके मुंह की साउंड के माध्यम से जो तरंगे निकलेंगी वो भी आसपास के जीव जंतुओं की जान ले लेंगी। आराम आराम से चलो और ज़मीन की तरफ देखते हुए चलो कि किसी बेजुबान जीव जंतु पे आप पैर ना रख दो। ठीक है, बट मंक्स एंड रेनेंसियंट्स जिन्होंने सब घर बार छोड़कर मतलब मोनेस्ट्री वगैरह ज्वाइन कर दी है, दे आर सपोज टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग इवन एकंद्रिया एंड एलिमेंट बॉडीज। एकंद्रिया हमने क्या पढ़ा, ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो लास्ट करते हैं वो करते हैं, उनको भी नहीं मारना है। एंड एलिमेंट बॉडीज स्थर्व विच आर स्लाइटली हायर देन निगोडास। अब आप ऐसा कह सकते हो कि छोटे जो जीरे वाले कीड़े हैं वो एकंद्रिया हैं, जो उड़ने वाली जो पतंगे या फिर आप ऐसा मान लो कि ड्रैगन फ्लाई है ना जैसे श्रेया, तो वो है स्थर्व। इनका ये मानना था
कि अगर कोई भी एनिमल या लिविंग क्रिएचर जिसका साइज बड़ा हो और जिसके सेंस ऑर्गन ज़्यादा एक्टिवेट हो, उसको अगर आप मारते हो तो इट इज़ मोर पेनफुल इफ अ लाइफ ऑफ हायर फॉर्म विद मोर देन वन सेंस इज किल्ड। मतलब ज़्यादा दर्द अकॉर्डिंग टू जैना फिलॉसफी में बोल रहा हूँ, मैं साइंस के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा। जैना फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ज़्यादा दर्द मारने से किसको होगा, चींटी को या हाथी को? उसका पता है क्या रीज़न है श्रेया निर्वैर? चींटी तो एक ही बार में मर जाएगी, आपने मतलब मुक्का रख दिया उसके ऊपर, प्राण निकल गए एकदम से, दर्द का एहसास भी नहीं होने दिया इतनी देर में, तो है ना। हाथी लेकिन एक बार में नहीं मरेगा ना, चाहे कोई सा भी टूल उठा लो आप, उसका पहले एक एक पार्ट डैमेज होगा, दर्द होना शुरू होगा उससे। अब जैना फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हर प्रकार का जो नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है वो क्योंकि किसी ना किसी लिविंग बीइंग को मारकर ही बनता है, जिनके दो या दो से ज़्यादा सेंसेस होते हैं, मुर्गी, बकरा, भैंस, गाय, मछलियाँ। तो जैनिज्म प्रीस्ट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म एंड दे प्रोहिबिट्स नॉन वेजिटेरियन फूड। श्रेया फटाफट से ज़रा डिफरेंस बताओ मुझे कि ये बुद्धिज्म से फिर कैसे अलग हुआ है। बुद्धा ने क्या कोई स्पेशल बात बोली कभी ऐसी डाइट के ऊपर? नहीं ना। और अगर मंक्स को, अगर ये भी हो सकता है ना कि अगर वो भिक्खू या भिक्खुनी बनकर जा रहे हो, याद है उनका वो बोल, तो उनमें ये भी हो सकता है ना कि उनको वो भी मिल जाए, नॉन वेज भी कोई दे दे। वो अलग बात है कि मोनेस्टिक रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो देख लेंगे अपने हिसाब से कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में ये बाधा तो नहीं बन रहा है ऐसा, ये मरा हुआ जो गोश्त हमारे शरीर के अंदर जा रहा है डेड सेल्स को लेकर। लेकिन फिर भी स्पेशल तरीके से कोई टिप्पणी नहीं करी ना गौतम बुद्ध ने। बताओ हाँ कि ना। तो जैनिज्म के अंदर इट इज द इंटेंशन टू हार्म, यहां पर सिर्फ मारने की बात नहीं होती है, इंटेंशन को भी देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट यही देखता है ना, मर्डर को सिर्फ मर्डर की तरह ट्रीट करता है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जो जुडिशरी होता है हमारे देश में। इंटेंशन देखी जाती है कि नहीं देखी जाती? मैंने आपको केस भी पढ़वाए थे अभी जो रिसेंटली हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इट इज द इंटेंशन टू हार्म, द एब्सेंस ऑफ कंपैशन। आप में है ही नहीं किसी की इच्छा कोई, मतलब कि प्राण बचाने की, या फिर आप किसी जीव जंतु के बारे में अच्छा सोचो। यू आर अनअवेयर, इग्नोरेंस आपके अंदर, जिसकी वजह से आप वॉलेंट एक्शन लेते हो। तो जैनिज्म के अंदर अगर आपका हार्म करने का इंटेंशन है ही, आपके अंदर कंपैशन ही नहीं है, यू आर फिल्ड विद अनअवेयरनेस एंड इग्नोरेंस, तो आप हमेशा ऐसा ही एक्शन लोगे जिससे किसी को हर्ट हो, किसी की हानि हो, या फिर किसी जीव जंतु के प्राण चले जाएं। अब वॉयलेंस क्या है जैना फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? वॉयलेंस इज नॉट डिफाइंड बाय एक्चुअल हार्म। आपकी वजह से कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ के अंदर है कोई जीव जंतु, या किसी का खून बह रहा है, या टांग टूट गई किसी की, आपने कुत्ते के पत्थर उठाकर मार दिया, उसकी एक टांग को घायल कर दिया। वॉयलेंस इज नॉट डिफाइंड बाय एक्चुअल हार्म। अगर वो अनइंटेंशनल है, गलती से अगर आपसे अगर कुछ चीज़ हो गई है तो। अब यहाँ पर आपकी इंटेंशन कैसे मायने रखती है? जैना फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप कभी भी वॉलेंट एक्शन लेते ही नहीं। वो आपने इसलिए लिया क्योंकि आपके सोच विचार के अंदर पक्का कोई ना कोई वॉलेंट थॉट जो है वो चल रहा था। गलती से अगर आपसे कोई काम हो गया है अनइंटेंशनली, तो वो एक्चुअल हार्म नहीं माना जाएगा, वो मिस्टेकन हार्म माना जाएगा। क्योंकि विदाउट वॉलेंट थॉट देयर कैन बी नो वॉलेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू जैना फिलॉसफी। और नॉन वायलेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी को मारो या किसी को हर्ट हो, किसी को दुख पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, नहीं।
इट इज ऑब्जर्व इन योर एक्शन, आपकी हरकतें, आपकी करतूतें, आपकी बोली और आपका सोच विचार। शक्ल पर आप दूसरों से बहुत अच्छे बनते रहो, दिमाग के अंदर आप किसी को कोस रहे हो, गाली दे रहे हो, वो भी वॉयलेंस है। आपके शब्द किसी को राह तो नहीं दिखा पाए, लेकिन हर्ट करने के ज़रूर काम आते हैं, रुलाने के ज़रूर काम आते हैं। आपको इमेजिन कर करके लोग रात को सो नहीं पाते हैं, वो रोते हैं बैठ के, वो भी एक प्रकार का वॉयलेंस है। और अगर आपको नॉन वायलेंस को प्रीच करना है तो आपके हरकतें, करतूतें, आपके सोच विचार और आपकी बोली, ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वन शुड नॉट बी वॉयलेंट, आस्क अदर्स टू डू सो और अप्रूव ऑफ सच एन एक्टिविटी। आप जबरदस्ती किसी से कोई काम मत करवाओ और किसी भी इच्छा के लिए दूसरों को कठपुतली मत बनाओ। उनसे अप्रूवल जो है हर चीज़ का, मतलब ज़बरदस्ती काम मत करवाना। कुल मिलाकर बात यह है, कोई भी काम किसी को किसी की इच्छा से करने दो, ज़बरदस्ती मत करवाओ, गुलामी मत करवाओ। तो जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वॉर और इवन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फॉलोअर्स। खेती बाड़ी मत करो, क्योंकि खेत की जब सिंचाई होगी, जब खेत को जोता जाएगा तो टेलिंग होगी शरिया, है ना। 6th सेंचुरी BC का टाइम चल रहा है, और जो आयरन टूल्स है वो बन गए, आयरन प्लोशेयर वगैरह। तो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सब ये मारे जाएंगे, उसमें कीड़े लगेंगे खेतों पर, उनको हटाया जाएगा ताकि क्रॉप्स आप खा सको। तो इनका ये मानना था कि वो जीव जंतु के लिए प्रकृति ही वो, उनके लिए वो सब कुछ है, अगर वो खा रहे हैं तो उनको खाने दो, खेती बाड़ी नहीं करनी है। अब ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहा नहीं हो गई है सर्वाइवल, ये तो एंटी सर्वाइवल वाली प्रिंसिपल्स हो गए ना। तो करते क्या थे ये? जैनास कन्फाइंड देमसेल्व्स टू ट्रेड एंड मर्केंटाइल एक्टिविटीज। इसलिए आज भी ये जो जैना और बनिया कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये धंधा और व्यापार करते हैं, ये है इनका रीजन। अब उसके अंदर भी मोड एक अलग अलग हो सकता है, वहां पर प्रॉफिट और लॉस का इंटेंशन नहीं हो सकता, बताना जरा श्रेया। फिर ये भी तो एक आयरॉनिकल चीज़ हुई। फ्री में तो बांटोगे नहीं कोई सामान किसी को दुकान खोलकर बैठे हुए तो। और किसी को, कोई ज़रूरतमंद को ऐसा भी नहीं है कि डिस्काउंट दे दोगे, तो सबके लिए इक्वल रखोगे। उसके बाद सत्य, ट्रुथ, दूसरी सबसे बड़ी कसम। जैनिज्म इंसिस्ट दैट वन शुड नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्सहुड, झूठ फरेब मक्कारी मत करो, इससे बचो, और हमेशा सच बोलो। ऐसा सच जिसमें पूरी सच्चाई हो और जो प्लेजेंट हो, सुनने वाले को अच्छा लगे। अब मैंने आपसे अभी ये ट्रेलर शेयर करा है ज़रा ग्रुप पे, सत्य प्रेम की कथा, कार्तिक आर्यन, क्यारा अडवाणी की भी मूवी है जो आई थी। तो इसके अंदर एक लाइन आती है कि कुछ जो सच है, क्यारा बोलती है, वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते, ना खुद को बर्दाश्त होते। इसलिए मैंने लिखा दिस लाइन, इट इज़ वन ऑफ द 5 ग्रेट वोज ऑफ जैना फिलॉसफी। सी द ट्रेलर। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते और ना खुद को। क्लास के बाद श्रेया इसको देखना, ज़रा सुनना। अब ये क्या है, बहुत बार सच ऐसा भी हो सकता है ना श्रेया, किसी को आप खुद सच बोल रहे हो, वो कुटवा दे किसी को, मरवा दे किसी को। अब आप बोलो मैं तो सच बोला है। तो इसके ऊपर क्या कहना है जैना फिलॉसफी का? अगर आपका सच किसी को दुख, पीड़ा, दर्द दे सकता है, गुस्सा दिला सकता है, या किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, चुप रहो। आपको नहीं पसंद कि आपके सामने
किसी की चुगली हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, किसी और के नाम का जिक्र करा जा रहा है, ठीक है, तो पर्सन इज एक्सपेक्टेड कि चुप रहो। उससे किसी को हर्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, या किसी की अगर जान जा सकती है। लेकिन पॉइंट अब ये आ जाता है ना यहाँ पर श्रेया, देखो अगर मैं इस फिलॉसफी को मानूं, अगर आप और मैं अगर इसको फॉलो करें निर्वैर, ठीक है, एक कोर्ट रूम में खड़े होकर, और हमारे एक चीज़ हाँ या ना की वजह से श्रेया एक पर्सन बच जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा, दूसरे को फांसी हो जाएगी, हम फंस गए कि नहीं फंस गए डायलेमा के अंदर, बताओ। किसी की जान जा रही है और नहीं बोलेंगे तो बेगुनाह की जाएगी, जाना तो निश्चित है किसी एक की जान, और एक पर्सन बाइज्जत बरी होगा, हम फंस गए इसी के अंदर। ये चीज़, और यही थिंकिंग जो पैटर्न है ना, जो आपने इस चैप्टर के अंदर बुद्धिस्ट फिलॉसफी और ये जो देखा इतनी स्लोली आराम से चल रहा है, आपके थिंकिंग को खोल रहा है, यही श्रेय आपका बेस है एथिक्स का, जीएस पेपर 4। तो एंगर, ग्रीड मतलब लालच, फियर एंड जोक्स, दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ अनट्रुथ। मतलब हंसी मजाक भी मत करो यार। तो श्रेय से एक बात तो सुनिश्चित हो गई, हाँ नहीं मतलब कि मैं तो नहीं बन सकता एक अच्छा जैन भक्त। टू स्पीक द ट्रुथ रिक्वायर्स मॉरल करेज, बिल्कुल यार, याद है गांधी जी ने सोना चोरी करा था अपने भाई का बचपन में, पिताजी को चिट्ठी लिखकर बताया था, पूरी रात उनके बगल में बैठ के रोते रहे थे। हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए सच बोलने के लिए? ओनली दोज हु हैव कॉन्कर्ड ग्रीड, फियर, एंगर, जेलिसी, ईगो एंड फ्रिविलिटी। फ्रिविलिटी क्या होता है? फ्रिवलस नेचर का पर्सन कैसा होता है? इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, सुपरफिशियल, हवा में बातें करे, मतलब वो करके, पागल खुद भी और दूसरों को भी बनाता है, ये फ्रिवलस। अगर इसको कॉन्कर करने लग जाओ, then only that person can speak the truth. Truth is to be observed in your speech. देखो सबसे ज़्यादा हिम्मत तो इसी के लिए चाहिए। दिमाग के अंदर भी ट्रुथ रखो, क्योंकि जब तक दिमाग में नहीं रखोगे ना तो वो जबान पर आ ही नहीं पाएगा। आप सोचकर ही बैठे हुए कि मुझे झूठ ही बोलना है इस पर्सन से हमेशा, जब भी मैं मिलूंगा या मिलूंगी, तो आप कभी कन्फेस तो करोगे ही नहीं ना, और वो राज हमेशा आपके मन के अंदर ही रहेगा और वो आपको घोट घोट के मार देगा। और आपकी हरकतों में भी दिखना चाहिए। हरकतों में कैसे? छोटा सा एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, और किसी ने नहीं देखा कि मैं आउट हो गया, मुझे पता लगा कि नहीं यार ये मैं जनरली आउट हुआ, मैं हिट विकेट हो गया हूँ, या फिर कैसे भी करके मैं आउट हूँ यहाँ पर। आई शुड एक्सेप्ट दिस, मुझे खुद बता देना चाहिए। मतलब ये मैं एक डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मैं ट्रुथ का। डीड मतलब हरकतों में एक्शन। उसके बाद चोरी चकारी मत करो, नॉन स्टीलिंग। अचौर्य या फिर अस्तेय बोले जाता है इसको। स्टीलिंग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट और बाय अनजस्ट और इमोरल मेथड्स। पागल बनाकर, उसको फंसवाकर, कर्जे में डुबाकर, लूटपाट मचाकर या चोरी चकारी कर कर आप किसी की भी प्रॉपर्टी को, कोई छोटी भी चीज़ हो, छोटी से भी चीज़ हो, वो अगर आप अपनी बना लेते हो तो वो इसके दायरे के अंदर आ जाता है स्टीलिंग। श्रेया भी रिसेंटली ना कुछ साल पहले दिल्ली की एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर कोई आया होगा, कोई वर्कर था या पता नहीं क्या था, किसी फैक्ट्री वाले का कोई लेन देन था, तो उसके ऑफिस से एक पर्सन एक डायरी में से एक पेपर फाड़ के ले गया और 2 रुपए का सिक्का उठा लिया था। 2 रुपए का सिक्का।
उसने पुलिस कंप्लेंट करी पर्सन ने जिसकी फैक्ट्री से ये हुआ था, क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा और कोर्ट तक बात गई। और जो फुटेज जो थी फिर वो कोर्ट में दिखाई गई, लोकल कोर्ट ही था, मतलब मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, लोकल कोर्ट ही था। और जिसने वो सिर्फ एक डायरी से पेपर जो फाड़ा था उसके ऑफिस में घुसकर और 2 रुपये का वो सिक्का जो लिया था, उसको 3 महीने की जेल हो गई और 5 लाख रुपए उस पर्सन को देने पड़े जिसके ऑफिस से उसने करा था। पर्सन ने बोला, फैक्ट्री ओनर ने, कि हमारा इसमें लिखा पढ़ी का काम था बहुत ज़्यादा, ये एक इंपॉर्टेंट पेज यहाँ से उठाकर ले गया और मेरी परमिशन के बिना इसने मेरे ऑफिस से ये 2 रुपये भी उठाए क्यों? कोर्ट ने बोला आप सही कह रहे हैं। किसी और की प्रॉपर्टी पे आपने अपना समझ के उसको बिना परमिशन के लिया कैसे? तो इट डज नॉट एंटाइटल वन टू टेक अवे अ थिंग विच मे बी लाइन अनअटेंडेड और अनक्लीन। मत उठाओ उसको। और यहाँ पर स्टीलिंग का मतलब ये भी है, रोड पे अगर आपको पर्स पड़ा हुआ मिल जाए जिसमें पैसे कचाकच भरे हो, अब आसपास कोई भी नहीं है, तो उठा लेना चाहिए क्या? चलिए, रियल लाइफ के अंदर तो उठा लेना चाहिए, जेना फिलोसफी के अंदर नहीं उठाना चाहिए, ठीक है? तो वन शुड ऑब्जर्व दिस वो वेरी स्ट्रिक्टली and should not touch even a worthless thing which does not belong to him or her। कोई भी, मतलब इनका ये मानना इतना स्ट्रिक्ट है ये इस चीज़ को लेकर, रोड से एक कोई छोटा सा छोटा पत्थर कंकड़ गिट्टी एक कील का टुकड़ा भी उठाकर मत लाओ। व्हेन एक्सेप्टिंग आर्म्स, याद है वो जो कोई दान पुण्य जो देता है एक उसके अंदर बोल के अंदर, हेल्प या फिर एड, वन शुड नॉट टेक मोर देन व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट बिल्कुल सेम है क्या? बस नाम अस्तेय या आचार्य नहीं था बुद्धिज्म फिलोसफी के अंदर, लेकिन ये सेम है क्या? बिल्कुल। रोड पे पड़ी हुई चीज़ों को मत करो, जो तुम्हें नहीं दिया गया वो तुम अपना समझ के मत लाओ, फालतू की डिमांड्स मत करो। और याद है यही रीज़न बना था ना बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे, जब मंक्स वगैरह लालची हो गए थे मेडिवल इंडिया के अंदर, वो मांगने लगे थे यार थोड़ा सा अच्छा वाला फोम का गद्दा देते थे आप, एक पंखा लगवा दो, आपकी सोने की चेन बहुत अच्छी लग रही है, आपकी अंगूठी बहुत प्यारी लग रही है, हमारे हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। तो वन शुड नॉट टेक मोर देन व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप अपनी नीड से ज़्यादा लेते हो तब भी वो चोरी के दायरे के अंदर ही आएगा जर्नलिज्म के अंदर। अब समझ रहे हो श्रेया, ये फिलॉसफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनकर भी आ सकती हैं कि इनमें से क्या चीज़ थेफ्ट है इन जर्नलिज्म। तो आपको वो बोल सकते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग मतलब मोर देन व्हाट इज नीडेड वगैरह, तो अब दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं होगा ना कि चोरी कैसे आ रही है यार, पर्सन ले ही तो रहा है लेकिन है चोरी। हमें उसके लिए फिलॉसफी को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते हैं, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जानना पड़ेगा चीज़, है ना। उसके बाद सेलिबेसी या चेस्टिटी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेलिबेसी या फिर चेस्टिटी में डिफरेंस क्या होता है? यहां पर आप ना कंप्लीट तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ठीक है। आप कभी भी सेंसुअल एंड सेक्सुअल प्लेजर में इन्वॉल्व नहीं होते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। जीवन में जो मकसद होता है प्राइवेट ऑर्गन्स के सुख के लिए, आप उससे दूर रहते हो हमेशा हमेशा के लिए, वो होता है सेलिबेसी। चेस्टिटी का मतलब ये होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज में रोजाना इन्वॉल्व ना होना, उससे रिफ्रेन करना। यहां पर क्या है, वैसे लिख दिया गया ब्रह्मचर्य, लेकिन दोनों ब्रह्मचर्य नहीं होते, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी होता है, ठीक है निर्भय श्रेया। और ये होता है एब्सटेंशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर नॉट इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि वो चीज फिर आपके लाइफ में पर्पस या आपको गोल ओरिएंटेड बनाने का सपना जो उससे दूर ले जाती है। और ऐसा हर एक फिलॉसफी का ऑलमोस्ट मानना है। और इसी को स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे?
पावर ऑफ सीमेन रिटेंशन। बॉडी के अंदर सेक्सुअल प्लेजर से रिलीज होने वाला फ्लूइड वो बॉडी के बाहर मत निकालो, वो आपकी विल पावर को, आपकी मांसपेशियों को, मानसिक क्षमता को कमज़ोर करेगा, आपको कमज़ोर करेगा। उसको अगर आप होल्ड करके रखते हो, वो आपकी विल पावर, मेंटल कैलिबर और चक्रास को खोलने का एक साधन बनेगा। ये ऑलमोस्ट हर फिलॉसफी ने माना है। जैसे स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी कौन सी, आप लोग जानते हो क्या इसके बारे में? रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। इनकी फिलॉसफी को क्या कहा जाता है? भूल गए श्रेया? क्या था? डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हिंदुइज्म ओनली ना? बिल्कुल। बुद्धिज्म के अंदर भी ये बात बोली गई सेलिब्रेसी चेस्टिटी की, और यहां पर भी। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही है, पूरी तरीके से करना है। ये जैनिज्म इसको लेकर थोड़े से कठोर है, यहाँ पर थोड़े से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और ये इनका कारण भी बना आगे चलकर पॉपुलेशन डिक्लाइन का। भाई जब लोग ही नहीं होंगे तो फॉलो कैसे करवा लोगे? अगर हर कोई दुनिया, पूरी दुनिया सेलिब्रेसी को ऑब्जर्व करने लग जाए शरिया, फिर तो जिएगा कौन? शादी का एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव एक ये भी तो होता है ना कि जनरेशन को, फैमिली जनरेशन को आगे बढ़ाना। होता है कि नहीं होता? अब हम अपने लिविंग पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ये कह कि नहीं यार हम तो सेलिब्रेसी ऑब्जर्व करेंगे। बाकी फिलोसफीज के अकॉर्डिंग सेलिब्रेसी को ऑब्जर्व करना एक एज के बाद वो ठीक है। जैसे याद है, वैसे तो वर्धमान महावीरा की भी बेटी थी, और बुद्धा के भी जो थे वो उनका बेटा था राहुल। उन्होंने पारिवारिक जीवन पहले बिताया ना कि शुरू से सॉरी कि शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन करा, सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुए, तभी तो बेटा बेटी पैदा हुए। लेकिन आगे चलकर जैना फिलॉसफी में ये सेलिब्रेसी को बहुत ओवर एम्फसाइज करे जाने लगा, और यही पॉपुलेशन डिक्लाइन के पीछे और इतना ज़्यादा ये प्रचलित ना होना इसका एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, ये बना था मेन कारण था। क्योंकि जब फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, आपके पास लोग ही नहीं होंगे, तो आप फॉलो किससे करवाओगे? कोई शादी ही नहीं करेगा, बच्चे पैदा ही नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य का सब लोग पालन करेंगे, तो फिर पैदा कौन होगा? फिर तो ब्रह्मचर्य इट वॉज एडिड बाय महावीरा, याद रखना श्रेया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग निर्वय। 23वें तीर्थंकर तक, 23rd तीर्थंकर तक ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता था। यानी कि तब कितनी कस्में थी? 4 कस्में थी, ठीक है। ये 5वीं कसम, ये हम लोग 5 ग्रेड वो पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी बात की? यहाँ पर हम लोग देखो पंच महाव्रत पढ़ रहे हैं ना, तो ये कितने होते थे पहले? 4 ही होते थे वर्धमान महावीरा से पहले, राइट? इट वॉज एडेड बाय वर्धमान महावीरा। टोटल यानी कि अब आप कहोगे कि सर आप तो बता रहे थे कि ऋषभ के टाइम से यार ये जो है, ये जो कस्में हैं वो फॉलो होती थी। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि वो जो कस्में हैं वो फॉलो होती थी। ऋषभ कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर ना, याद है? लेकिन तब से लेकर वर्धमान महावीरा के टाइम तक 4 ही कस्में फॉलो होती थी। 5वीं किसने ऐड करी? वर्धमान महावीरा ने, नाम ब्रह्मचर्य। तो टोटल एब्सिस्टेंस फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर एंड प्लेजर ऑफ ऑल द 5 सेंसेस इज कॉल्ड सेलिब्रेसी। कोई भी ऐसा खाना मत खाओ जो ज़्यादा टेस्टी हो और जिससे आप अट्रैक्ट हो जाओ। ज़्यादा मधुर ध्वनि मत सुनो जिससे आपके ईयर उत्तेजित हो जाए। ज़्यादा सुगंधित सुगंध को इनहेल मत करो जिससे नोज ओवर एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद अपने बॉडी को शारीरिक सुख मत दो बाय इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। वो गया स्किन का एलिमेंट।
और आंखों के ऊपर अपना नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो। ज़्यादा लुभाने वाली चीज़ें मत देखो कि जिससे बार बार उनको देखने का मन करे। जब कोई इन 5 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, वो क्या होता है? सेलिबेसी। अब सेलिबेसी ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम में फॉलो करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री के लेक्चर्स में बताया हुआ है, छोटी क्लासेस में। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो पहला जो पोस्टर है, जो चित्र है, मैंने आपको बताया था, वो जो 5 घोड़े हैं जो कृष्ण जी जिनको पकड़ के रखे हुए हैं। अगर मैं कंटेम्प्रेरी लोगों को, मॉडर्न लोगों को, आज के यूथ को अगर मैं बताऊं उसकी एक चेंज फॉर्मेट कि वो क्या है, वो चित्र का मतलब कि भगवत गीता को पढ़ो, बाद में पहले समझो इसको। वो 5 जो घोड़े हैं वो 5 सेंसेस हैं आपकी, और कृष्ण आप अपने खुद हो। उनके ऊपर लगाम लगाओगे तो भले ही आपके पास सेना ना हो, आपके पास नंबर ना हो, आपके पास बल ना हो, फिर भी आप अपने जीवन में जो अंदर महाभारत जो रोज चलता रहता है उसको खत्म कर सकोगे। आंखों को ज़्यादा लुभाने वाली चीज़ ना दिखाकर, कानों को ज़्यादा मधुर ध्वनि ना सुनाकर, ज़्यादा टेस्टी फूड ना खाकर, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना होकर, इन सारे सेंसुअल प्लेजर से अगर पर्सन बचता है तो सेल्फ कंट्रोल आ गया। जब सेल्फ कंट्रोल आ गया तो विल पावर एकदम से शूट कर गई ऊपर की तरफ, बूम कर गई। और विल पावर जब शूट कर गई तो वो लॉन्ग लास्टिंग है। फिर जो भी काम जिसमें भी हाथ डालोगे कंप्लीट फोकस के साथ करोगे, नो डिस्ट्रैक्शन, और सक्सेस मिलेगी। ये गीता का पहला हमें कवर पेज समझाता है, ये श्री कृष्ण के उन 5 घोड़ों की लगाम वाले चित्र से। यहाँ पर 4 ही दिखाए गए हैं, 5 होते हैं वैसे प्रॉपर, नहीं इसका मतलब। सेंसेस के ऊपर आपको अपने कंट्रोल रखना है। फिर आप अपने खुद के सारथी होते हो और खुद के योद्धा होते हो। ये है इसकी इंटरप्रिटेशन। श्रेया, आपको एक चीज़ पता है? अर्जुन के रथ पर, श्री कृष्ण जिस रथ पर थे, ये ऊपर जो झंडा है किसको सिंबलाइज करता है? पता है आपको ये वाली बात? कौन है ऊपर? वेरी गुड, हनुमान जी। वो सपोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर बल है इनका। याद है मैंने कहानी भी बताई थी, रथ एक बार धड़ाम करके शाम को ब्लास्ट हो गया था। श्री कृष्ण ने पूछा भी था अर्जुन ने, आप मुझे पहले क्यों उतारते हो हाथ पकड़वा कर? तो सेंसुअल प्लेजर इज एन इनफैचुएटिंग फोर्स। इन्फैचुएशन जो होती है ना, मतलब एक टेम्पररी अट्रैक्शन जब आपको किसी भी चीज़ से होती है, किसी इंसान से होती है, किसी खाने पीने की चीज़ से होती है, किसी ऑब्जेक्ट से होती है, विच सेट्स असाइड्स ऑल वर्च्यूज एंड रीजन एट द टाइम ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपकी सारी अच्छी क्वालिटीज़ फिर खो जाती हैं, या फिर पागलों की तरह उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो। आपने अपने आप से कस्में बातें कर रखी हैं कि यार हमारा गोल बहुत बड़ा है, हमें फालतू में किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, वो नहीं होना है, ये नहीं होना है। अब घर पे कोई फंक्शन हुआ, पार्टी हुई, या कुछ भी हुआ, या आप किसी के साथ घूमने गए, या आप किसी से मिले, तो आपने अगर अपना टाइम हद से ज़्यादा बर्बाद करा है और पेंडेंट टास्क अगर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ होता है कि आप अपने वर्च्यूज़ को भूलकर सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व हो गए और वो आपके ऊपर हावी होता चला गया। और जब आप उसके अंदर इंडल्ज हो रहे थे, तब आपको अच्छे बुरे की समझ ही महसूस नहीं हो रही थी। And this woe of controlling sensuality is very difficult to observe in a subtle form, crystal clear form में, practical form में।
यही सबसे बड़ी कसम है और यही सबसे मुश्किल भी है। वन में रिफ्रेन फ्रॉम फिजिकल इंटेलिजेंस, लेकिन हो सकता है वो फिर भी उस चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, अपने डिज़ायर्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, सेक्सुअल कंटेंट के बारे में, टेस्टी खाने पीने के बारे में। कोई चीज़ देखी हो, वो आंखों को इतनी लुभा गई हो, पसंद आ गई हो कि वो मन के अंदर वही चीज़ चली जा रही है, विच इज़ प्रोहिबिटेड इन जैनिज्म। यानी कि पर्सन इन्वॉल्व होकर भले नहीं देखा, लेकिन उसके मन के अंदर भी मलाल, वो कचरा नहीं होना चाहिए। तो monks are required to observe this vow strictly and completely. They should not enjoy sensual pleasures and pleasure of all the five senses. And there are several rules laid down for observing this vow for householders as well. जैसे कि मैंने आपको बोला ना, पारिवारिक जीवन में शरिया ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ी ना करा जाएगा पूरी तरीके से, बताओ हो सकता है? पॉसिबल है क्या पूरी तरीके से 100%? नहीं है पॉसिबल। लेकिन टाइम टू टाइम कंट्रोल ज़रूर करा जा सकता है कि रोज़ बाहर का मत खाओ, रोज़ लाउड म्यूज़िक मत सुनो, रोज़ पिक्चरें मत देखते रहो, डेली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व मत हो, ये सब चीज़ें। तो दे शुड नॉट एंगेज इन एनी फिजिकल रिलेशनशिप अदर देन विद वंस ओन स्पाउस एंड डैट टू ऑफ लिमिटेड नेचर। अपने ही स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व हो, ये हाउस होल्डर्स के लिए मतलब एक वो है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, और वो भी कभी कभार, डेली बेसिस पर नहीं, बिकॉज वो आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को मार देगा। उसके बाद नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजिशन। अपरिग्रह, अगर आप वास्तविक नहीं, आप इसको ऐसा समझ लो कि कोई भी जो चीज़ें हैं, कुछ भी दुनिया में, चाहे वो पर्सन है चाहे वो वस्तु है, दोनों सब समझ लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया, वो चीज़ें भी हो सकती हैं और पर्सन भी हो सकते हैं। अगर दुनिया में आप ऐसी किसी भी चीज़ से, इंसान से ज़्यादा अटैच्ड हो, इट रिजल्ट्स इन द बॉन्डेज ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इसलिए ऐसा कोई पर्सन जो कि स्पिरिचुअल लिबरेशन चाह रहा है, he or she should withdraw from all attachments to the objects that please any of the five senses. Jainism believes that more worldly wealth a person possesses, दुनिया के सारे सुख, मोह, माया, धन, पैसा अगर आप जितना कलेक्ट करते चलते हो, तो पॉसिबिलिटी आप उतने ही ज़्यादा पाप कमिट करोगे जितना उस धन को, उन मटेरियल पोजीशन को अगर आप एक्वायर करते चलोगे। और लंबे समय के अंदर आप खुद से ही निराश हो जाओगे, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे अपने आप से। क्योंकि वर्ल्डली वेल्थ इट क्रिएट्स अटैचमेंट। पैसा कोई देता है क्या अपना किसी को? बिल्कुल नहीं देता है। ज़रूरत ना भी हो फिर भी जोड़ते चलना, विच विल कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट इन ग्रीड, जेलेसी, सेल्फिशनेस, ईगो, हेट्रेड एंड वॉयलेंस। क्योंकि घमंड आएगा, फिर आप दूसरों की बेइज्जती करोगे, आप चीज़ें लोगे, आपको लगेगा मेरे पास चीज़ें कम है, मुझे और पैसा कमाना चाहिए, दूसरों से और महान चीज़ें मैं लूँ। तो महावीरा हैज सेड दैट वांट्स एंड डिज़ायर्स, इनका कोई अंत नहीं है, एंड ओनली स्काई इज द लिमिट फॉर देम। ये जो व्रत हैं, ये जो कस्में हैं जैनिज्म के अंदर, दे आर वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व एंड दे आर नोन एज महाव्रत और ग्रेट और फुल वोज। एंड नॉर्मली दीज आर मेंट फॉर द एस्थेटिक ओनली। क्योंकि अब जैसे यहाँ पर एक बात बताओ श्रेया, ये हाउस होल्डर फॉलो कर सकते हैं कैसे? ये कर लेंगे पांचों कस्मों को फॉलो? अपने लिए, घर परिवार, बच्चों के लिए आप कुछ करोगे नहीं, पैसा जोड़ोगे नहीं। सबसे पहली बात तो वो यहीं फेल कर जाएंगे श्रेया ब्रह्मचर्य में। नहीं, पांचों जरूरी है फॉलो करना। तो लेमैन कैनॉट ऑब्जर्व द वोज सो स्ट्रिक्टली एंड देयरफॉर दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस देम एज फार एज देयर कंडीशंस परमिट।
जब तक मतलब आपको ठीक लगे तब तक। जैसे मतलब मान लो आप इसमें तो कुछ भी नॉर्मल पारिवारिक जीवन में जितना फॉलो कर सकते हो उतना करो, इससे आपका जीवन बेटर बनेगा। द सेम व्रत और वोज व्हेन पार्शली ऑब्जर्व, जैसे अब ये हाउस होल्डर जो है वो पार्शली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब श्रेया के हम कमाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, कभी कभार पार्टी फंक्शन है तो क्या हमारे सिर्फ सलाद खाकर आ जाएं? नहीं हो सकता ना ये घर परिवार के साथ बिताते बिताते। लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हमें पता है कि हमारी पढ़ाई है, हमारा गोल है, फालतू में हमें एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह नहीं करना है, हैंग आउट नहीं करना है लोगों के साथ, चिल नहीं मारना है ओवर एक हद से ज़्यादा, है ना। तो हम जो अपने ऊपर संयम रखकर जितना हमसे हो पा रहा है, हम जो अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं ना, मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है, लिमिटेड बात करना, फ़ोन कॉल्स वगैरह लिमिटेड अटेंड करना, हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो है अनुव्रत। डेट इज स्मॉल और पार्शियल कोर्स। तो हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ अचीव्ड बाय अ पर्सन वेदर अ मंक और लेमैन, इट इन्वॉल्व डेथ बाय मेडिटेटिंग और फास्टिंग। और उसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? संलेखना। सनातन क्या होता है? नहीं, संलेखना याद है? वो चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु लेकर गया था, सरवन बिलगोला, याद आया? संलेखना। और यहाँ पर भद्रबाहु का जिक्र भी था। हाँ ये रहा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने जैना फिलॉसफी को कवर करा। हालांकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ये वास्ट थी, लेकिन फिर भी अब कोई सा भी क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के अंदर आप आराम से कर सकते, बस इन टर्म्स को रिवाइज कर लेना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।